हेलो बच्चों, सॉरी फॉर डिले। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। अब जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लास्ट शीट में डिस्कस किया था कि हमको सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं यहाँ पर। और मैंने बोला था कि मैं यहाँ पर नीट यूजी का जो करिकुलम होता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा, ठीक है। और जैसा पहला जो चैप्टर है आपका सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसको 4 शीट्स में डिवाइड किया है, 1, 2, 3 और 4। फर्स्ट फर्स्ट जो शीट थी वो मैंने सुबह डिस्कस कर ली थी, उसमें मैंने इजी प्रॉब्लम्स रखी थी। अभी जो डिस्कस करूँगा उसमें थोड़ी सी और अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। और थर्ड और फोर्थ में मैंने कोशिश की है आपके सारे के सारे PYQs को डिस्कस करने की, ठीक है। तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा हमको नहीं करना है, रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन है, नीट यूजी लेवल के ही क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी होते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस करने के लिए मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ये जो सीरीज चलेगी आपकी सम नीट यूजी क्वेस्ट पे केमिस्ट्री की, इसमें मैं पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस करूँगा। और पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस करने में इसमें फ़ायदा आप सभी लोगों को होगा। जो 11th वाले बच्चे हैं वो भी बहुत ईजिली इसको कॉप अप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ईजी लेवल से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे ऊपर ले जाऊँगा। और जो लोग 12th में हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग पास आउट हैं उनका एग्जाम से पहले एक बार पूरा समराइज हो जाएगा क्वेश्चन के फॉर्म में। तो ये काफ़ी फायदेमंद होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का दूसरा सीरीज, ठीक है, दूसरा पार्ट है। इसमें हमने करीबन 20-25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। और आगे मैं बढ़ूँ उससे पहले थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लूँ भाई, है ना। जैसे मैं नया हूँ तो आप सभी लोगों को एक बार हाय कर लेता हूँ, है ना। अब मेरे बारे में क्या है कि मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है। और मेरी CSIR नेट केमिकल साइंसेज में ऑल इंडिया रैंक 22 रही है, तो अच्छा ही पढ़ाऊँगा आप लोगों को, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ, 7 साल काफ़ी होते हैं ना। और अच्छा ही रहा है अभी तक, जो भी एक्सपीरियंस रहा है, अच्छे बच्चे मिले हैं, अच्छा सीखने को मिला है, तो मैं चाहता हूँ अच्छा सिखाऊँ। और आप ऑब्वियसली बहुत लोग जो यहाँ हैं वो लोग जानते ही होंगे, जो नहीं जानते उनको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप इस समय इंडिया के सबसे अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं और यहाँ से जुड़े रहिए और अपनी तैयारियों को जारी रखिए। यहाँ आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, जैसे मैं देखिए सीक्वेंसली चल रहा हूँ, सब लोग सीक्वेंसली ही चलते हैं। अच्छे से आपकी क्लासेस कराई जाएंगी, आपका असेसमेंट अच्छे से होगा लाइव क्विजेस के थ्रू। और अगर आपकी क्लास कोई मिस हो जाती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बुखार है तो मत पढ़ने आओ, बुखार है तो आराम करो, बीमार हो तो आराम करो। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी यहाँ मिल जाएंगे, कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब जैसे ये मेडिकल वगैरह की प्रिपरेशन होती है, कोई भी प्रिपरेशन देखो, ऐसा तो है नहीं आज तैयारी करना शुरू करोगे तो 2 दिन बाद निकल जाएगा, टाइम लेता है। तो आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े रहिए, थोड़ा संयम बनाए रखिए, चीज़ों को धीरे धीरे सीखिए, और उसके लिए आपको हमसे जुड़े रहना होगा। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें, कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे हैं, और अगर लग भी रहे हैं तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, मेरा कोड आप यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो आज हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे पार्ट 2, ठीक है। और मैंने बोला था कि हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री अगर डिस्कस कर रहे हैं तो मोल का बेसिक ही रखेंगे यहाँ पे। अभी जब मैं रेडॉक्स पढ़ा दूंगा तब मैं खतरनाक प्रॉब्लम्स में घुसूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हम बहुत बेसिक लेके चलेंगे ताकि सभी लोग कॉप अप कर सकें, इजिली समझ सकें, ओके। तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, देखो पिछली बार जो स्लाइड मैंने ली थी उसमें भी मैंने नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस कराए थे, लेकिन वहां पर इजी था। क्यों इजी था? क्योंकि वहां पर मैंने केवल और केवल एटम और मॉलिक्यूल की बात की थी। यहाँ थोड़ा एटम के और अंदर घुस रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। और आपको ये नाइट्राइड आयन दिया हुआ है 4.2 ग्राम, पूछा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ, अरे आप PDF मिलेगा आपको, आप पहले क्लास तो कर लीजिए, ठीक है। समझ आता है तो PDF मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो 4.2 ग्राम ये नाइट्राइड आयन है। तो
तो देखो यार, जो आयंस होते हैं ना, आयंस का मोलर मास जो होता है वो वही होता है जो उनके एटम का, न्यूट्रल एटम का होता है। ठीक है, तो जो अब यहाँ न्यूट्रल एटम कौन होता, नाइट्रोजन होता। तो ये नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 14 होता है। तो आपके नाइट्राइड आयन का भी जो मोलर मास होगा वो 14 होगा। तो मोल्स कितने हो जाएंगे आपके नाइट्राइड आयन के, भाई 4.2 ग्राम मास दिया हुआ है, तो आप 14 से डिवाइड कर लीजिए, ये आ गए आपके 0.3 मोल इस आयंस के। ठीक है, तो आयन के नंबर कितने हो जाएंगे भाई, आप अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 0.3 Na आयंस हो जाएंगे। लेकिन आपसे ना तो आयंस के बारे में, आयंस का नंबर पूछा है, ना तो आपसे इसके मॉलिक्यूल या एटम के बारे में पूछा है, आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर पूछा है तो हम देखते हैं कि नाइट्राइड आयन बना कैसे। तो नाइट्राइड आयन बनता है जब हम नाइट्रोजन के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं। ठीक है, तो और नाइट्रोजन का क्या होता है रिप्रेजेंटेशन, 14N7 लिखते हो आप। हाय सभी लोगों को, हाय भाई क्लास ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, देखो नाइट्रोजन के न्यूट्रल एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आपने 3 और ऐड कर दिए, तो इस आयन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, एक आयन में आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। ठीक है, और आपने आयंस निकाल लिए दिए हुए अमाउंट से, कितने हैं, 0.3 Na है। तो जब ये 0.3 Na है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 0.3 Na इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितना आ गया भाई, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ही धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को करते रहेंगे और आई विल ट्राई टू स्टिक टू द करिकुलम ऑफ नीट यूजी, है ना, इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 10% नाइट्रोजन बाई वॉल्यूम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज। तो यार देखो, फॉर गैसेस, पहले एक छोटी सी चीज ये तो सबको पता ही होगी कि जब भी हम गैसेस के लिए मोल कैलकुलेट करते हैं, फॉर गैसेस जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द गैस, वो भी किसमें, एसटीपी पे लीटर में डिवाइडेड बाई 22.4 होता है ना, इसी फंडे को हम यूज करेंगे। अब ये कह रहा है कि 1 लीटर एयर है, एयर कितनी है, 1 लीटर है, और इसमें नाइट्रोजन कितना, 10% है। तो भैया नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा भाई, 1 लीटर का मतलब 1000 ml होता है, और 1000 ml का 10% होता है 100 ml, और 100 ml का मतलब होता है 0.1 लीटर, है ना। तो भाई मोल्स कितने हो जाएंगे, आपको मोल्स निकालने के लिए क्या चाहिए था, एसटीपी पे वॉल्यूम चाहिए था, और 22.4 से डिवाइड कर देना था। तो ये भाई आ जाएगा तुम्हारा 0.1 डिवाइडेड बाई 22.4। तो ये आ जाएगा तकरीबन कितना, 1/224। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3, है ना, ये आएगा करीब करीब 4.46 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल के आसपास आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 4th ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, हाँ 100 ml है, वो देखो हमने देख लिया। ठीक है, तो वो बस वॉल्यूम निकाल के हमको मोल के लिए क्या करना था, 22.4 से डिवाइड कर देना था। सबको समझ आ गया होगा। चलते हैं तो अगली प्रॉब्लम की तरफ। देखो ये वापस से स्टैचोमेट्री की प्रॉब्लम है। स्टैचोमेट्री की प्रॉब्लम मैंने पिछली शीट में डिस्कस की थी, तो इट विल बी अ काइंड ऑफ रिवीजन ना। देखो क्या कह रहा है कि लिक्विड बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6 बर्न्स इन ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू ये वाला रिएक्शन। ये देखो ये और आसान कर दिया है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ O2 एट STP आर नीडेड टू कंप्लीट द कंबशन ऑफ 39 ग्राम लिक्विड बेंजीन। तो ये इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में आप लोगों को कि जब भी आपको स्टैचोमेट्री की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी प्रोसेस दिया हुआ है उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा कीजिए। तो यहाँ आपको दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि यहाँ आसानी से दिया हुआ है, रिएक्शन खुद ही दे रखी है। और क्या दे रखी है, 2C6H6
प्लस 15O2 गिविंग 12CO2 प्लस 6H2। अब स्टोइकियोमेट्री इसकी क्या कहती है भैया, अगर तुमको 2 मोल बेंजीन को बर्न करना है तो तुमको 15 मोल ऑक्सीजन चाहिए। और हमको बर्न कितने को करना है, 39 ग्राम को करना है। देखो ये मास में डायरेक्ट, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं ना, ये मोलर रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं, मास को नहीं करते। तो जब भी मास दिया हुआ आप पहले मोल में कन्वर्ट कर लिया कीजिए। तो C6H6 बेंजीन का मोलर मास कितना होता है आप देख लो, ये कार्बन का भारा होता है, 6 कार्बन है यहाँ पर, तो 12 6 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और 6 हाइड्रोजन है तो 6 और ऐड कर दोगे तो इसका मोलर मास 78 होता है। तो मतलब मोल कितने हो गए इसके तुम्हारे, 39/78 मतलब 1/2 मोल है। अब भैया देखो ऑक्सीजन कितना चाहिए, ये कह रहा है भाई तुमको 2 मोल के लिए 15 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए होगा, 15/2 चाहिए होगा। तो हमारा है कितना, हाफ मोल है, तो हाफ मोल के लिए कितना चाहिए होगा, 15/4 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। तो कभी किसी गैस के मोल को अगर आपको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो आपको करना क्या होता है, 15/4 और आप 22.4 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। भाई वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करना है, 22.4 से डिवाइड करते हैं। तो मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है क्या करेंगे, 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इतने लीटर हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 5.6 हो गया, है ना। तो ये 15 छक्का 90 और 15 पचे 75 और 9 84, 84.0 लीटर, मतलब 84 लीटर आएगा। कोई ऑप्शन है, हाँ भाई दिख रहा है, ये हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से आप लोग रगड़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, मैंने पिछली बार जो थोड़ा लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कराई हैं, आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलो अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है, ये भी स्टोइकियोमेट्री का ही है और इसमें 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे। देखो क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ KClO3 इज थर्मली डिकम्पोज्ड एंड एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम इज बर्न्ड इन द गैसियस प्रोडक्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Al2O3 आर फॉर्म। मैंने क्या बोला है कि PDF मिलेगा PDF सब मिलेगा। ठीक है, हाँ अब देखो आप पहले इस सीरीज, ये जो अभी डिस्कशन हो रहा है इसको देख लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद PDF वगैरह सब कुछ मिलेगा, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, अभी तो ये दूसरी क्लास है यार, अभी तो हम लोगों को पूरा चैप्टर खत्म करना है, पूरे केमिस्ट्री खत्म करनी है ना। तो PDF मिलेगा, आप प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कीजिए। और मैं कह रहा हूँ कि आप अगर यही सीरीज ही देख के जाते हैं ना, तो आपका, मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसमें सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम और आपके लेवल पे जितनी टफ प्रॉब्लम हो सकती है सब मैंने डाल रखी है। आप बस एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको। ठीक है, तो आप परेशान ना होइए, सारा चीज़ें मिलेगा, बस आप ध्यान से इस पे ध्यान दीजिए, है ना। और जो नहीं समझ आता आप पूछ लीजिए मुझसे, है ना, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा आपको। तो मैंने क्या बोला था कि जब कभी भी हमको स्टोइकियोमेट्री की कोई प्रॉब्लम दी हुई हो तो हमको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, प्रोसेस से रिलेटेड प्रॉपर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी चाहिए। तो भैया KClO3 को अगर आप गर्म करोगे, समझे, KClO3 को अगर हम गर्म करते हैं तो इसका डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन का मतलब सबको पता ही होगा भाई, 9th-10th क्लास पढ़ के ही आए हो। तो ये टूट जाता है, किसमें टूट जाता है, KCl और ऑक्सीजन में टूट जाता है। लेकिन इतना लिख के हम स्टोइकियोमेट्री की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, हमको प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए। हाँ अब सॉल्व कर पाएंगे। क्या कह रहा है, जब हम इसके 1 मोल को डिकम्पोज किए, दिया हुआ है 1 मोल, अब स्टोइकियोमेट्री है तो सीधा सीधा क्वेश्चन है 1 मोल से कितना ऑक्सीजन बनेगा, तो आपका ऑक्सीजन बन गया 3/2 मोल बन गया है, समझे। अब 3/2 मोल ऑक्सीजन बना है तो इसको क्या किया गया, इस ऑक्सीजन को एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम में डाल दिया गया। और जब आप एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हो तो Al2O3 बनता है और ये होती है इसकी प्रॉपर स्टोइकियोमेट्री, है ना। तो अभी पिछले लेक्चर सीरीज में हमने बात की थी लिमिटिंग रिएजेंट्स की, कि क्या होता है भैया लिमिटिंग रिएजेंट, कोई भी ऐसा कंपोनेंट रिएक्टेंट का जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो भाई तुमने यहाँ से जो ऑक्सीजन निकाली है वो कितनी है, 3/2 मोल है, आपने 3/2 मोल ली है। और एल्युमिनियम हमने एक्सेस में ले रखा है, तो एक्सेस वाली चीज कभी कंप्लीटली कंज्यूम होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो कौन कंप्लीटली कंज्यूम होने जा रहा है, ऑक्सीजन। मतलब इस सेकेंड प्रोसेस में हु इज लिमिटिंग रिएजेंट,
दिस ऑक्सीजन मीन्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल डिसाइड कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड शुड बी फॉर्म्ड, है ना। तो भैया 3/2 मोल से कितना बनता है, 1 मोल बनता है, तो यहाँ 3/2 मोल दिया हुआ है तो बनेगा कितना यार, 1 मोल ही बनेगा ना। सो द आंसर विल बी कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपका 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल बी फॉर्म, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आशा करता हूँ सबको समझ आया होगा, है ना। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो ये भी स्टोइचियोमेट्री का ही प्रॉब्लम है। देख रहा पूरा रिवीजन करा दूंगा मैं, मतलब सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम, कैसी भी प्रॉब्लम हो 2-3 बार यहाँ आएगी तो आप देख के ही जाओगे तो आपका काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगा। और अगर ये सारी चीज़ों को मैं अपने चैनल पे पढ़ाऊंगा भी तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मेरे कोड को यूज़ कर लीजिए। चलिए देखते हैं। द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1.12 ml ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl विल बी। तो मैंने क्या बोला, स्टोइचियोमेट्री की प्रॉब्लम है तो सबसे पहला काम क्या करना है, बैलेंस्ड। हाँ हाँ बिल्कुल, आप देखो ये नीट 2020 के लिए आपका एक तरीके का क्रैश कोर्स हो गया है ना। आप ये सारी सीरीज को अगर देख लोगे, आपका नीट 2020 में अभी तकरीबन ऑलमोस्ट देखा जाए 2 महीने हैं, तो 2 महीने में मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, आपके जितने भी 11th-12th के चैप्टर्स है सब कंप्लीट करा दूंगा। सो डोंट वरी ना, आप बस फॉलो करते रहो रेगुलर, है ना, एक भी मिस मत करना। इजी भी होगा इसमें, मॉडरेट भी होगा, टफ क्वेश्चंस भी होंगे एज पर द करिकुलम ऑफ नीट, है ना। तो कीप ऑन फॉलोइंग। देखो द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ये, तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो जब कभी भी जिंक को HCl के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो होता क्या है, ZnCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। लेकिन अभी हम यहाँ स्टोइचियोमेट्री नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, तो हमने बैलेंस कर लिया, चलो, है ना। हमको कितना प्रोड्यूस करना है हाइड्रोजन, 1.12 ml, समझे। तो और HCl एक्सेस में है, मतलब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट आपका जिंक है। तो जिंक का अमाउंट डिसाइड कर रहा है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन से आप जिंक को निकालिए, कैसे निकलेगा भाई, अगर ये जितने मोल हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर क्या होगा, इफ जिंक इज लिमिटिंग रिएजेंट तो मोल ऑफ जिंक विल बी इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड, इस केस में, है ना, हमेशा नहीं होगा ऐसा, इस केस में, या फिर जब इनके स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो सेम होंगे तब, है ना। तो भाई हमको नहीं पता कितना निकलना है, तो आओ देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसके मोल्स कितने हैं, हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं। तो 1.12 ml है, लीटर होता तो 22.4 से डिवाइड करते, अभी ये क्या है, मिलीलीटर है, तो हम 22400 से डिवाइड करेंगे। और ये जिंक का मास हमको नहीं पता, जिंक का मोलर मास हमको पता है। सो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा W कितना आ जाएगा, W हमारा आ जाएगा 65, है ना, इंटू 112 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 22400, है ना। देखो जल्दी से कैलकुलेट हो जाएगा, तो 200 है तो 10⁻⁻² और ऊपर चला जाएगा तो ये 10⁻⁴ हो जाएगा, और ये 2 से तुम कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 32.5, है ना। तो इतने ग्राम तुमको जिंक चाहिए HCl के साथ रिएक्ट करा के, ताकि आप 1.12 ml हाइड्रोजन गैस STP पे लिबरेट करा सको। जिसको नहीं समझ आया एक बार इसको और करके देख लेना, मैंने बहुत प्यार से बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है, फिर भी नहीं समझ आता तो आप एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। सो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। चलें आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड एट STP बाय कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 9.85 ग्राम ऑफ Na2CO3 इज, है ना। तो भाई सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर भी ये आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, इतनी बार मैंने स्टोइचियोमेट्री की प्रॉब्लम्स इसमें डिस्कस कर दी है। Na2CO3 का जब डिकम्पोजिशन होगा तो क्या होगा आपका, इसमें ध्यान रखिएगा, Na2O बनता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है। तो ये प्रॉपर बैलेंस्ड है। तो आपको करना क्या है, 9.85 ग्राम ये दे रखा है, पूछा है कि वॉल्यूम कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो आएगी। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसके मोल्स निकालने हैं। सबसे पहला काम मोल निकालना है। तो मोल कितने हो जाएंगे,
भाई सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना हो जाएगा, 46 यहाँ पे सोडियम हो गया और कार्बन 12 हो गया और ये 48 हो गया, यानी कि 106 इज द मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो इसको 106 से डिवाइड करो। स्टोइचियोमेट्री क्या कहती है कि जितने मोल Na2CO3 का डिकम्पोजिशन करोगे उतने ही मोल तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, तो आपके यहाँ से मोल्स भी आ जाएंगे। और एसटीपी पे अगर आपको वॉल्यूम निकालना होता है तो आपको जस्ट क्या कर देना है, 22.4 से मल्टीप्लाई कर देना है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से करके एक बार चेक करिए, देखिए क्या आता है आंसर। ओके, तो हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। देखो ये बहुत प्यारी प्रॉब्लम है, ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है ना। इसको अच्छे से देखना सब लोग। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट लगेंगे। छोटी सी प्रॉब्लम है। देखो कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ना, 1 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू रेड हॉट कोक। कोक क्या होता है, कार्बन होता है ना, सॉलिड कार्बन, और इसके ऊपर से ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो होगा क्या, ये जो कोक है तुम्हारा, इसको क्या चाहिए, ये भी अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करना है, ऑक्सीजन चाहता है। तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन ले लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कोक दोनों एक साथ कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में, और इसकी जो स्टोइचियोमेट्री होगी ये होगी। ठीक है, तो अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड तुम कोक के ऊपर से पास करोगे तो तुमको 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, कह रहा है कि जैसे ही मैंने 1 लीटर, ये इनिशियली देखो, इनिशियली क्या था, इनिशियल सॉलिड है तो इसके वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट करेंगे। हमने इसको 1 लीटर डाला, उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं थी। ठीक है, और आफ्टर क्या हुआ, जब हमने कोक पास कर दिया, तो बोल रहा है ये मुझे नहीं पता, ये भी नहीं पता, लेकिन ये टोटल जो गैसेस हैं, ये दोनों जो गैसेस हैं, इनका कलेक्टिव जो वॉल्यूम आ रहा है वो 1.4 लीटर आ जा रहा है ना, सेम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में। तो इसका पूछना है आपसे कि भाई कंपोजिशन क्या थी, कितना जो है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड था और कितना कार्बन मोनोऑक्साइड था। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा देखते हैं। हम मान लेते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरा नहीं होता है कंप्यूट, इसका एक्स कंपोनेंट होता है। ठीक है, एक्स लीटर कार्बन डाइऑक्साइड चला जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यार एक से कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, तो एक्स से कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बनेगा, 2x लीटर बनेगा। तो फाइनल वॉल्यूम, फाइनल गैसियस वॉल्यूम कितना आ रहा है, 1 माइनस एक्स प्लस 2x, ये कितना हो गया, 1 प्लस एक्स हो गया ना, 1 प्लस एक्स लीटर। और दिया हुआ है कि ये कितना है, 1.4 लीटर है, और दोनों चीजें सेम है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1.4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0.4 लीटर। यानी कि आपका आफ्टर जो कंपोजिशन है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस, एक सेकेंड, 1 माइनस 0.4, और ये कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 2। तो मतलब आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.6 लीटर होगा, और ये कितना हो जाएगा 0.8 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 0.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.8 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। चलते हैं अगले की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, सपोज दैट ए एंड बी फॉर्म्स द कंपाउंड्स B2A3 एंड B2A। अब कह रहा है कि 0.05 मोल B2A3 वेज 9 ग्राम है ना, एंड 0.1 मोल ऑफ B2A वेज 10 ग्राम। तो कह रहा है एटॉमिक वेट ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली क्या, हम मान ही लेते हैं कि ए का एटॉमिक वेट ए है और बी का एटॉमिक वेट बी है ना, ये हमने मान लिया। अब कंडीशन क्या है, B2A3 हमारे पास कह रहा है कि B2A3 का अगर हम 9 ग्राम लेते हैं तो वो कितने मोल्स होता है, सपोज दैट B2A3 बेस 0.05 मोल्स होता है 9 ग्राम को, और 9 ग्राम को मोलर मास से डिवाइड कर दो भाई, 2B प्लस 3A हो जाएगा। तो आपकी एक इक्वेशन बन रही है यहाँ पर, इसको अगर हम लिखना चाहें तो 5/100 या 1/20 लिख सकते हैं। तो 1/20 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2B प्लस 3A होगा।
तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2b प्लस 3a इज इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से ये बात कर रहा है तुम्हारे B2A के बारे में भी। B2A के बारे में क्या कर रहा है कि भैया B2A का अगर हम 10 ग्राम लेते हैं तो वो कितना वे करता है 0.1 मोल। तो भैया B2A का मोलर मास कितना हो जाएगा 2b प्लस a हो जाएगा, और ये 1/10 होता है। तो 1/10 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2b प्लस a हो जाएगा, और इक्वेशन बनेगी तुम्हारी क्या 2b प्लस a इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 2। तो अब तो ये क्लास 7th 8th का लड़का भी कर सकता है आराम से। आपको करना क्या है 1 - 2 कर दो, आराम से हो जाएगा ये, है ना। तो 2b प्लस 3a गिविंग कितना 180, और 2b प्लस a कितना दे रहा है 100 दे रहा है, माइनस किए हुए हो तो ये b तो कट जाएगा पूरा, और ये बचेगा 2a, और ये हो जाएगा 80। तो a का जो मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है तुम्हारा 40 ग्राम पर मोल आ रहा है, और a की वैल्यू अगर हम 40 रख देते हैं यहाँ पर तो 2b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो b का मोलर मास कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा a एंड b रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। आई होप ये सबको समझ आया होगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगला प्रॉब्लम में बहुत हल्का सा मैंने नॉर्मेलिटी का फंडा रखा है, अभी मैं रेडॉक्स वाले लेवल पे नहीं जा रहा हूँ इसमें, ठीक है। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में जितना दे रखा है बस उतना ही डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है, ताकि आपका चैप्टर प्रॉपर वे में रिवाइज हो सके। कह रहा है व्हेन 100 ml ऑफ m/10 H2SO4 इज मिक्स्ड विथ 500 ml of m/10 NaOH, then the nature of resulting solution and normality of excess of reactant left is। तो देखो इसको कैसे करेंगे आप। सबसे पहला काम क्या कीजिए, यहाँ देखिए एसिड बेस है, तो एसिड और बेस एक दूसरे को क्या करते हैं न्यूट्रलाइज करते हैं। तो आप सबसे पहले H2SO4 के इक्विवेलेंट्स निकाल लीजिए। कैसे निकलेंगे, आपको मोलैरिटी दी हुई है m/10, ठीक है, m/10 दिया हुआ है, और नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है nm, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, और यहाँ पर सिंपल है तो H2SO4 का n फैक्टर 2 है, तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी n/5 हो जाएगी। मोलैरिटी में 2 से मल्टीप्लाई करोगे n/5 आएगा। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 ml दिया हुआ है। तो भैया आपके H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट्स हो गए कितने 1/5 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 20 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। उसी तरीके से अब अगर मैं NaOH की बात करूं तो NaOH का n फैक्टर तो 1 ही होगा, तो अगर इसका n फैक्टर 1 है तो इसकी जो मोलैरिटी है वही नॉर्मेलिटी हो जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा n/10 हो जाएगा। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500 ml दिया हुआ है, तो भैया मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कितने आ गए 1/10 इंटू 500, ये कितना आता है 50 मिली इक्विवेलेंट्स आता है। तो किसके मिली इक्विवेलेंट सोल्यूशन के अंदर ज्यादा है, ऑब्वियसली NaOH के मिली इक्विवेलेंट्स ज्यादा हैं, मतलब जो सोल्यूशन का नेचर होगा वो कैसा होगा बेसिक होगा, यहाँ बेस डोमिनेट कर रहा है। अब कह रहा है जो एक्सेस बचेगा, तो जब यार 20 मिली इक्विवेलेंट तुमने ये डाला है 50 मिली इक्विवेलेंट में, तो इसमें से 20 क्या हो जाएंगे कंज्यूम हो जाएंगे, तो एक्सेस कौन बचेगा एक्सेस NaOH बचेगा, और कितना बचेगा 30 मिली इक्विवेलेंट बचेगा, 50 - 20, ठीक है। वॉल्यूम रिजल्टेंट का वॉल्यूम कितना आ जाएगा भाई, तुमने दोनों को मिक्स किया है ना 500 ml 100 ml, तो जो रिजल्टेंट वॉल्यूम आएगा वो आएगा तुम्हारा 600 ml। तो इसलिए जो रिजल्टेंट मोलैरिटी आएगी वो आएगी NaOH की, और कितनी आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 600, कितना आ गया 1/20, ठीक है। या तो सोल्यूशन आपका होगा बेसिक, और इसमें जो एक्सेस चीज है उसकी नॉर्मेलिटी उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी n/20 होगी। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये देखो इन सब प्रॉब्लम्स में मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि आप 50 तरीके की जो रिलेशंस हैं उनको मत याद रखिए, क्योंकि आप कितनी इक्वेशंस रटोगे या कितने रिलेशंस रटोगे, ठीक है। तो आप बस जो फंडा होता है उसको समझिए, आप फंडे को समझते हैं तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब मोलैरिटी है, मोलैरिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो आप चाहे
1 लीटर के लिए करो, 1 किलो के लिए करो, जिसके लिए भी सॉल्व करोगे वो चीज़ सेम आएगी। कंसंट्रेशन तो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता ना, तुमने सैंपल कितना लिया हुआ है। ठीक है भाई, मैं 1 बाल्टी पानी अगर बना रहा हूँ शरबत या कोई कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बना रहा हूँ, तो उस 1 बाल्टी की जो कंसंट्रेशन होगी वही 1 ग्लास उसमें से अगर मैं 1 ग्लास निकालूँ तो उसकी भी तो कंसंट्रेशन उतनी ही होगी ना। तो सेम चीज़ है यहाँ। आओ देखते हैं क्या कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH हैविंग मोलैलिटी 3 इज। तो देखो मोलैलिटी दे रखा है, मोलैलिटी कितना दे रखा है, बस यहीं से सब सॉल्व कर लो। मोलैलिटी दिया रखा है कितना, 3 मोलर। तो भैया मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना। मोलैलिटी का मतलब तो यही होता है। तो 3 मोलर अगर कोई चीज दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि 3 मोल्स सोल्यूट क्या है यहाँ, NaOH इन 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, और सॉल्वेंट यहाँ क्या होगा, H2O। सो बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। इसके लिए क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट यहाँ क्या है, NaOH है। तो आओ देखो भैया 1000 ग्राम अगर H2O है तो इसका मतलब क्या होगा, 1000 डिवाइडेड बाई 18, और इसका मतलब क्या होता है 55.56 मोल्स, और इसके मोल्स दिए हुए, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा, 55.56 डिवाइडेड बाई 55.56 प्लस 3, या कह लो 55.56 डिवाइडेड बाई 58.56, तो ये तकरीबन आ जाएगा तुम्हारा 0.95। तो ये दिए हुए 3 मोलल एक्वस NaOH सोल्यूशन में आपका सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.95। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। देखो ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मेहनत कराएगी ये, ठीक है। कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक, कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड है, ये 98% है बाई मास, और इसकी डेंसिटी कितनी है 1.8 ग्राम पर ml। कह रहा वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड, है ना, टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सोल्यूशन। तो पहले तो क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहा है ये। देखो यहाँ पर एक सोल्यूशन दिया हुआ है ना, ये H2SO4 का स्टॉक है, यहाँ केवल और केवल H2SO4 है ना, और इसमें क्या है 98% H2SO4 है, इसकी डेंसिटी कितनी है 1.8 ग्राम पर ml है, और इसमें से थोड़ा सा निकाल के तुमको बनाना है क्या चीज, एक नया सोल्यूशन बनाना है जो कि 0.1 मोलर H2SO4 हो, ठीक है। और इसका वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है ना, वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर। कह रहा है कि इस 1 लीटर पानी में यहाँ से कितना डाला जाए कि जो सोल्यूशन बने वो 0.1 मोलर H2SO4 हो जाए। तो आप सबसे पहले देखते हैं कि जो ये सोल्यूशन है इसके लिए हमको कितने मोल H2SO4 चाहिए। तो भैया मोलैरिटी दी हुई है 0.1, नंबर ऑफ मोल्स हमको नहीं पता है, ठीक है, और वॉल्यूम दिया हुआ 1 लीटर। तो मतलब टू प्रिपेयर दैट सोल्यूशन, टू प्रिपेयर दिस सोल्यूशन यू रिक्वायर 0.1 मोल H2SO4। 0.1 मोल H2SO4 का मतलब हो गया 0.1 इंटू 98 ग्राम H2SO4 तुमको चाहिए। इसका मतलब तुमको टोटल कितना चाहिए, 9.8 ग्राम H2SO4 रिक्वायर्ड है, जो तुम्हें यहां से निकालना है ना। तो अब ये देखो एक चीज जानते ही हो, 98% H2SO4 सोल्यूशन है, तो इसका मतलब हो गया 100 ml अगर लिया जाएगा तो वहां से तुमको 98 ग्राम H2SO4 ही मिलेगा। तो अगर तुमको 98 ग्राम H2SO4 सोल्यूशन चाहिए, एक सेकेंड, 9.8 ग्राम H2SO4, यह इस टू प्रिपेयर दिस सोल्यूशन यू रिक्वायर 9.8 ग्राम H2SO4 एंड यू नीड दिस सोल्यूशन, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम चाहिए, है ना, तो आपको 98 ग्राम यहाँ से मिल रहा है, 90 अरे 100 ग्राम सोल्यूशन में 98 ग्राम ये है। तो जब आपको 9.8 ग्राम H2SO4 चाहिए तो आपको ये सोल्यूशन 10 ml चाहिए होगा, ठीक है। तो 10 ml सोल्यूशन का मास कितना होगा,
तो ये हम अगर कैलकुलेट करें, वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर 10 ग्राम, ये वाला सोल्यूशन 10 ग्राम चाहिए, 10 ग्राम। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो आपको 10 ग्राम सोल्यूशन चाहिए और डेंसिटी कितनी है 1.8 है, तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 1.8, मतलब कि आपका 5.55 ml चाहिए। ठीक है, ये देखो देखो फिर से मैं समझा देता हूँ कि आपको ये वाले सोल्यूशन के लिए कितना चाहिए था, 0.1 मोल H2SO4 चाहिए था। 0.1 मोल H2SO4 का मतलब होता है 9.8 ग्राम H2SO4 चाहिए टू प्रिपेयर दिस सोल्यूशन, तो 9.8 ग्राम H2SO4 चाहिए। अब ये वाला क्या था, 98% बाई मास था, मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 98 ग्राम ही H2SO4 था। तो जब 98 ग्राम H2SO4 तुमको 100 ग्राम सोल्यूशन से मिल रहा है, तो 9.8 ग्राम कितने से मिलेगा, 10 ग्राम सोल्यूशन से मिलेगा। तो अब इस 10 ग्राम सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, आपको डेंसिटी पता है, 10 ग्राम पता है, तो वॉल्यूम यहाँ से हमने निकाल दिया। तो यानी कि ये सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए आपको 5.55 ml सोल्यूशन चाहिए। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। देखो ये बहुत ऐसा कंसेप्ट होता है जो बहुत लोग छोड़ देते हैं ना, तो इसको छोड़िएगा मत, पूछा जाता है अक्सर, है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी आप लोग एक बार दोहरा लीजिएगा, ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये देखो साइंटिफिक नोटेशन में कोई चीज़ दी हुई है, ठीक है, तो अगर कोई चीज़ साइंटिफिक नोटेशन में दी हुई है a इज इक्वल टू 10 a इंटू 10 टू द पावर x, तो ये a का जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वही हमारे टोटल इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है। तो हमको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमको केवल ये देखना है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है ये मैं सब्सक्रिप्शन चैनल पे पढ़ाऊंगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा कोड यूज़ कर लीजिए, वहाँ हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, तो यानी कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 3 विल बी द आंसर। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। देखो कह रहा है अमोनिया गैस इज पास्ड इनटू वाटर yielding a solution of density 0.98 gram per centimeter cube and containing 18.6% ammonia by weight. So the mass of ammonia per cc of the solution is, ठीक है, mass of ammonia per cc of the solution is कितना होगा, तो इसको चलो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। जो अमोनिया पास करने पर जो सोल्यूशन आ रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है, सोल्यूशन का डेंसिटी है 0.93 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब अगर हम 100 ml सोल्यूशन लेते हैं तो उसमें 0.93 ग्राम होता है, ओके, एंड कंटेनिंग 18.6% अमोनिया बाई वेट, और इस वेट का 18.6% होता है अमोनिया। कह रहा है कि द मास ऑफ अमोनिया पर सीसी ऑफ द सोल्यूशन इज, ठीक है, तो 1 ml में कितना अमोनिया होगा, तो भैया अरे 100 ml में 93 ग्राम होगा ना, ठीक है। तो देखो 1 ml में टोटल सोल्यूशन कितना है, 0.93 ग्राम है, और 0.93 का 18.6% कितना होता है, यही होगा अमोनिया 1 ml में। इसको अब अगर हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू कितनी आती है देख लेते हैं, दैट इज 0.93 इंटू 18.6, तो ये आ रहा है 0.173 ग्राम, ठीक है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ आया एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। देखो डेंसिटी दी हुई है कितनी, 0.93 ग्राम पर ml, है ना, तो यानी कि 100 ml में 93 ग्राम होगा जो भी वेट होगा, और दूसरी इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि इस वेट का 18.6% अमोनिया है, ठीक है। तो जब इस वेट का 18.6% अमोनिया है तो पूछ रहा है कि 1 ml कितना होगा, तो भैया 1 ml में सोल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, 0.93 ग्राम हो जाएगा, और 0.93 का 18.6% कितना होता है, 0.173 होता है, तो यही 1 ml में जो अमोनिया प्रेजेंट होगा वो होगा, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ Fe एटम्स इन 100 ग्राम हीमोग्लोबिन इफ इट कंटेन 0.33% ऑफ Fe
और एटॉमिक मास ऑफ Fe दे रखा है कितना, आपको 56 दे रखा है। तो देखो कैसे होगा ये, इसमें क्या कर रहा है कि 100 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है उसमें 0.33% Fe है, तो मतलब 100 ग्राम में कितना Fe है, 0.33 ग्राम Fe है। तो Fe के मोल्स कितने हैं 100 ग्राम में, 0.33 बाई 56 मोल्स है। तो मोल्स अगर आपको पता है तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, नंबर ऑफ Fe एटम्स को। तो नंबर ऑफ Fe एटम्स कितने हो जाएंगे, 0.33 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो जब हम ये सॉल्व करते हैं तो ये तकरीबन 0.035 इंटू 10 टू द पावर 23 के आसपास आता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसको सबको समझ आया होगा भाई। देखो 100 ग्राम हीमोग्लोबिन है, उसमें 0.33% Fe है, तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, 0.33 ग्राम हो जाएगा। अब Fe का ग्राम पता है, मोल निकाल लिया, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये देखो, ये आपके रिवीजन के लिए बता दूं, ये जो हम लोग करते थे, क्या बोलते हैं उसको, एम्पिरिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन। ये एम्पिरिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो देखो यहाँ दे रखा है केवल कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज दे रखा है। तो भाई 40 है, 6 है, 100 तो नहीं कंप्लीट हो रहा है ना, तो जो बचा हुआ है उसको हम ऑक्सीजन से कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, चार्ट बनाते थे ना, कार्बन और मास इन 100 ग्राम करते थे, परसेंटेज दिया हुआ है। तो कार्बन कितना ग्राम हो जाएगा 100 में, 40 ग्राम हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना ग्राम हो जाएगा, 6.7 ग्राम हो जाएगा। और बचा हुआ जो ऑक्सीजन है वो कितना हो जाएगा, तो आप इसको 46.7 है, 46.7 है, तो आपका ये 53.3 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा। अगले स्टेप में हम लोग क्या करते थे, इस मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करते थे। तो यहाँ 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3.33, और इसका एटॉमिक मास जो होता है 1 होता है, तो इससे डिवाइड कर देते थे, तो ये हो जाएगा 6.7, और 53.3 है, ऑक्सीजन का होता है 16, ये भी आ जाएगा 3.33। अगले स्टेप में हम लोग क्या करते थे, जो स्मॉलेस्ट नंबर था उससे सबको डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ 3.33 से डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 3.33 को 3.33 से डिवाइड करोगे तो अगेन कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब ये सिंपल रेशियो में आ गया है, तो हम इंपीरिकल फॉर्मूला लिख देते थे इन अंकों को क्या करके, सबस्क्रिप्ट में लगा के। तो आपका ये हो जाएगा CH2O, जो भी कंपाउंड है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसका इंपीरिकल फॉर्मूला विल बी CH2O। चलते हैं हम अगले प्रॉब्लम की तरफ। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है कि 1.6 ग्राम ऑफ CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे अप्रॉक्सीमेटली। तो हमको सबसे पहला काम क्या करना है, 1.6 ग्राम मीथेन में मोल्स निकाल देने हैं। तो 1.6 ग्राम मीथेन में कितने मोल्स हो जाएंगे, 0.1 मोल मीथेन हो जाएंगे। 0.1 मोल मीथेन का मतलब हो गया 0.1 NaCH4 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, और CH4 बना कैसे होता है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से बना होता है। एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब कि CH4 के एक मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे टोटल, 0.1 Na मॉलिक्यूल्स में 10 इंटू 0.1 Na इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एंड मतलब आंसर कितना आएगा, Na इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स अप्रॉक्सीमेटली। सो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट वन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 6.025 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड आर प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ इट्स सोल्यूशन। सो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा। तो यार मोलैरिटी में सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब हमको मोलैरिटी पूछ रहा है। और मोलैरिटी के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर होती हैं, मोलैरिटी के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की, वो भी किसमें, लीटर्स में। तो यार आपको मॉलिक्यूल्स का मोल्स निकालना है, तो मोल्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने भी पार्टिकल्स दिए हुए हैं 6.025 इंटू 10⁻20 दिए हुए हैं, इसको आप अवोगाड्रो से डिवाइड कर दीजिए 6 इंटू 10⁻23। तो ये करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली 10⁻³ मोल्स आ जाएंगे। ओके, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हुआ है, 500 ml दिया हुआ है। तो 500 ml का मतलब कितना हो गया, 1/2 लीटर हो गया। तो आपकी मोलैरिटी कितनी आ जाएगी इसकी, 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1/2, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ यानी कि 0.002 मोलर होगा ये जो भी सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी। चलते हैं हम अगले प्रॉब्लम की तरफ। कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी इज रिक्वायर्ड टू बर्न 60 ग्राम ऑफ C2H6। ठीक है, तो ये फिर से स्टोइचियोमेट्री की प्रॉब्लम है, और स्टोइचियोमेट्री की प्रॉब्लम के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम आओ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं कि अगर हम C2H6 को बर्न करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न करोगे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलेगा। और इस केस में कितना मिलेगा, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, 3 मोल H2O मिलेगा। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ये 4 + 7, तो ये 7/2 हो जाएगा। मतलब 1 मोल अगर तुमको C2H6 बर्न करना है तो तुमको 7/2 मोल क्या चाहिए होगा, O2 चाहिए होगा। तो यहाँ हमारे पास 60 ग्राम है C2H6, और C2H6 का मोलर मास कितना होता है, 24 + 6 दैट इज 30। तो यानी कि ये कितने मोल हो गया, 2 मोल। तो 2 मोल के लिए तुमको ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा, 7 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा। और ऑक्सीजन के अगर मोल्स पता है तो इसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं कि नहीं, 7 इंटू 22.4 लीटर ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। ओके, चलते हैं हम अगले प्रॉब्लम की तरफ। देखो ये भी स्टोइचियोमेट्री की अच्छी प्रॉब्लम है, सबको आ रहा है ना समझ में, जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं। हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, पहले दूसरे लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे बेसिक प्रॉब्लम्स को एक बार रिवाइज करने की। ठीक है, ताकि कहीं भी, कम बच्चे हैं तो क्या करें यार, जितने तुम हो ना, तुमको पढ़ाना है ना, तो तुम रहो, क्या कर सकते हैं, कम बच्चे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, जिसको समझ आ रहा है वो प्लीज़ अटेंड करें अच्छे से, ऐसे ही रिप्लाई करते रहिए आंसर्स को। और आर्या वो उसका 1 नहीं था, उसका शायद 3 ऑप्शन मैंने करेक्ट कराया है। देखो, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3.65 ग्राम ऑफ HCl गैस, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस आर रिक्वायर्ड एट NTP कंडीशन। तो स्टोइचियोमेट्री की प्रॉब्लम अगर है तो हमको सबसे पहला काम क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो यार 1 मोल HCl बनाने के लिए तुमको हाफ मोल H2 और हाफ मोल Cl2 को रिएक्ट कराना होता है कि नहीं कराना होता है ना। मतलब अगर तुमको 1 मोल HCl प्रोड्यूस कराना है तो हाफ मोल H2 और हाफ मोल तुमको क्या चाहिए होगा, Cl2 चाहिए होगा। और यहाँ हमको HCl गैस कितनी प्रोड्यूस करानी है, 3.65 ग्राम। तो मैंने क्या बोला कि आप जब स्टोइचियोमेट्री लगा रहे हो पहले मोल्स में कन्वर्ट करो। तो 3.65 डिवाइडेड बाई 36.5, यानी कि ये कितना हो गया, 0.1 मोल प्रोड्यूस कराना है। तो आपको ये कितना चाहिए होगा, 0.1/2 मोल, और ये भी कितना चाहिए होगा, 0.1/2 मोल, है ना। तो अब इन गैसेस के अगर आपको मोल्स पता है तो आप इनके एसटीपी पे वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हो ना। अगर ये 0.1/2 मोल है तो इसका एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सेम आंसर इसके लिए भी आएगा, तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू 11.2, यानी कि 1.12 लीटर। H2 का भी चाहिए होगा, सिमिलर कैलकुलेशन इसके लिए भी होगी, तो 1.12 लीटर इसका भी चाहिए होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ सिलिंड्रिकल वायरस पार्टिकल इज 6.02 इंटू 10⁻⁻2 cc पर ग्राम दिया हुआ है। ध्यान रखना स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये डेंसिटी नहीं है। whose radius and lengths are 7 एंगस्ट्रम
एंड 10 एंगस्ट्रॉम रिस्पेक्टिवली, अगर Na क्या है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है, तो आपको वायरस का मॉलिक्यूलर वेट बताना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो मोलर मास बताना है। मोलर मास का मतलब क्या होता है? मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, और 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? मास ऑफ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। आपको ये निकालना है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स का मास निकालना है। तो उससे पहले आपको कितने वायरस का मास निकालना होगा? सो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ फॉर मास ऑफ 1 वायरस। एक वायरस का पहले कैलकुलेट करते हैं ना। देखो, वायरस का स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है 6.02 इंटू 10 टू द पावर -2 cc पर ग्राम। ठीक है, मतलब कि वन इसका जो 6.022 इंटू 10 टू द पावर -2 ml होगा, उसका मास 1 ग्राम है। ठीक है, तो 1 ml का मास कितना हो जाएगा? 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर -2 से डिवाइड कर दो, यही होगा ना, ग्राम। यानी कि इसकी डेंसिटी आपको मिल गई। डेंसिटी कितनी मिल गई? 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10 टू द 10 टू कर दिया मैंने ग्राम पर ml, है ना। डेंसिटी पता चल गई। तो अब हमको क्या करना है? हमारा टारगेट क्या है? अभी एक वायरस का मास निकालना है बस। तो एक वायरस का डेंसिटी पता है, तो एक वायरस का अगर वॉल्यूम निकल जाए तो काम हो जाएगा। तो वायरस कैसा दिया हुआ है आपको? वायरस सिलेंड्रिकल दिया हुआ है, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओके, और पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 होती है। रेडियस कितना दिया हुआ है? 7 एंगस्ट्रॉम। तो 7 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 7 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर। लेकिन ध्यान रखना, डेंसिटी ml में है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में है, तो हम इसको सेंटीमीटर में रखने की कोशिश करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर, है ना। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 10 टू दी पावर -8 का कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर -16। और हाइट कितनी दे रखी है? 10 एंगस्ट्रॉम। 10 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। तो यानी कि 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया अपना? 22 इंटू 7 कितना होता है? 154 होता है। इंटू ये कितना आ जाएगा? 16 और साइड कितना होता है? 22 होता है। 10 टू द पावर -22। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 वायरस पार्टिकल। तो मास कितना आ जाएगा? 1 वायरस, मास ऑफ 1 वायरस कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हो जाएगा 15 154 इंटू 10 टू द पावर -22 इंटू 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 6.02, इतने ग्राम होगा। तो भैया एक वायरस का मास अगर इतना, मैं कैलकुलेशन हमेशा लास्ट स्टेप में करते हैं, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 वायरस का मास कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 154 इंटू 10 टू द पावर -20। मैंने ये देखो 2 10 टू द पावर 2 को इससे कैंसिल कर दिया, होल डिवाइडेड बाई 6.02। तो आपका 6.02 से ये कट जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 154 इंटू 10 टू द पावर 3, है ना। तो कितना आ गया? ये इतने ग्राम आ गया। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसी तरीके से हम करेंगे तो शायद ये 15.4 kg पर मोल आता है। एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा इसकी ज़रूर से। ठीक है, 1 मोल ये होता है 6, इसी तरीके से होगा, आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। तो अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। अगली प्रॉब्लम है कि एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट है Na2SO4.XH2O।
ठीक है, ऑन हीटिंग लूजेस 55.9% ऑफ इट्स मास एंड बिकम्स एनहाइड्रस, द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट इज। तो आप देखो इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम है। देखो ये हमारा Na2SO4 डॉट XH2O, इसको जब हम गर्म कर रहे हैं तो ये एनहाइड्रस हो जा रहा है, मतलब जो इसका पूरा वाटर है वो अलग हो जा रहा है, आपको XH2O अलग से मिल जा रहा है। ये कह रहा है जब ये प्रोसेस हो रहा है तो ये वाला जो मास आ रहा है, इस वाले मास से इसमें 55.9% का लॉस हो जा रहा है। तो यानी कि 55.9% कौन था, वाटर था। तो चलो हम इस हाइड्रेटेड सॉल्ट का 100 ग्राम ले लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि 100 ग्राम में आपका ये 55.9 ग्राम था, तो ये कितना रहा होगा, 44.1 ग्राम रहा होगा। 55.9 ग्राम का मतलब कितने मोल हो गया, डिवाइडेड बाई 18, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 3.1 मोल, और 44.1 डिवाइडेड बाई Na2SO4 है ना, तो ये 46 हो गया और ये तुम्हारा 96 हो गया, तो 46 96 हो गया 142, ये आएगा करीब करीब ये 0.31 के आसपास आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.31 मोल में 3.1 मोल क्या है, वाटर है। तो 0.31 मोल में अगर 3.1 मोल वाटर है तो 1 मोल में कितना हो जाएगा, 10 मोल हो जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, और जो हमारा कंपाउंड है इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, Na2SO4.10H2O विल बी द फॉर्मूला, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 4 करेक्ट होगा। ओके, तो आज की स्लाइड में इतना ही था। अब जो अगली स्लाइड है उसके लिए मैं बता देता हूँ कि नेक्स्ट स्लाइड आपकी पार्ट 3 होगी, और पार्ट 3 में हम लोग PYQs डिस्कस करेंगे। PYQs आपके 2019 से लेकर के 2005 के जितने भी हैं, अगली स्लाइड में मैं ये डिस्कस करूंगा, और उसकी अगली स्लाइड में 2005 से लेकर के और पहले के जितने भी हैं उनको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा, और आप लोग कनेक्टेड रहिए। मैं सीक्वेंशियल वे में सारे के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को पूरा कराऊंगा, हर एक लेवल की प्रॉब्लम्स को कराने की कोशिश करूंगा। और अभी की ये जो सीरीज चल रही है ये सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का चला रहा हूँ, तो यहाँ मैं इक्विवेलेंट्स की बहुत हार्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं वो प्रॉब्लम्स सब डिस्कस करूंगा जब मैं रेडॉक्स को डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो आई होप सबको अच्छा लगा होगा, सभी लोगों ने इसको किया होगा, और इसका PDF वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा। थोड़ी 2-3 क्लासेस होने दीजिए, फिर इसके बाद मैं PDF का इंतजाम करता हूँ, आप सभी लोगों को मिलेगा। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको थॉरोली जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके थ्रू जाइए, नहीं समझ आता है तो आप कमेंट पे पूछिए, है ना, मैं बताने की कोशिश करूँगा। और सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे यहाँ जो भी अभी तो हम केवल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ जो भी कंसेप्ट यूज हुए हैं, लाइक लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज हुआ है, परसेंटेज का कंसेप्ट यूज हुआ है, मोलरिटी का, उनके इंटर रिलेशन के कंसेप्ट यूज हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और उसके लिए आप मेरे कोड को ज़रूर यूज़ कीजिए सो दैट आपको 10% डिस्काउंट मिल सके। और आज की क्लास के लिए थैंक यू, होप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग PYQs को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए सबको बाय बाय।